श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्रीमती पूर्णिमा साहू, आप पूछिए। अभी प्रश्नकाल में नाम पुकार दिए हैं, अभी अभी हम लोग देर तक बैठेंगे। पूर्णिमा जी पूछिए, 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 पूर्णिमा जी पूछिए, बैठिए, 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 पूर्णिमा जी पूछिए। पूर्णिमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय पूछिए। माननीय मंत्री जी पूर्णिमा जी का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 हो गया, हो गया, हो गया, आ गया, संख्या के आधार आगे आगे आ गया, बैठिए, बैठिए। 2019 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था अध्यक्ष महोदय। इस संबंध में हमने स्पष्ट जवाब दिया अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को। माननीय सदस्य, हम समझ रहे हैं, हम राजनीति समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन देखिए प्रश्न पूछने के बाद जब आसन से माननीय मंत्री को उत्तर दिलाने के लिए आग्रह किया जाता है तो प्रश्न पूछने के बाद उनको उत्तर सुनना चाहिए। ये सामान्य परिपाटी है। ये आप प्रश्न रखने का क्या औचित्य रह गया जब आप मंत्री से उत्तर पूछते ही नहीं है। मंत्री उत्तर दे रहे हैं, आप पूछना नहीं चाहते हैं। चलिए बैठिए माननीय साहब, बैठिए। चलिए दूसरा कौन सा है? चलिए हो गया, अब बैठिए माननीय सदस्य। थोड़ा होने दीजिए, शीतकालीन सत्र है, लोग जाड़े में, ठंडे में, शीत में यहाँ पर पहुंचे हैं। जरा सा बैठिए। माननीय सदस्य, जितने सारे बात आपका तख्तियों में लिखी हुई है, सारे बातों को आपने विधानसभा के बाहर भी इस बातों को दोहराते हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसलिए जब विधानसभा में आए हैं इस कड़ाके के ठंडा में, तो थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाने दीजिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये तो यही हुआ कि 70 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। ये पिछड़े विरोधी लोग जिन्होंने पिछड़े के आरक्षण को समाप्त किया इस राज्य में, इन्होंने जिस समय इनका रघुवर जी का मुख्यमंत्री थे अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने छात्रवृत्ति को 1/4 किया था। यानी अगर 100 रुपया था तो 25 रुपया कर दिया था इन्होंने। यह सरकार बनी तो 4 गुना छात्रवृत्ति को किया गया। आज भारत सरकार पिछड़ों के छात्रवृत्ति के हिस्से को नहीं दे रही है। ये बात कहने का इन्हें औकात नहीं है अपने आकाओं को। ये झूठ मूठ का इस सरकार को जलील करना चाहती है ये लोग, ऐसे लोगों। अध्यक्ष महोदय, सरकार आज द्वितीय अनुपूरक बजट रखेगी। कल उस पर विशेष चर्चा होगी। सदन की कार्रवाई बाधित करने से अच्छा है कि आप कल अपने विषय को रखेंगे। सरकार आपके प्रश्नों का संपूर्ण जवाब देगी। आप बैठिए, आप लोग बैठिए।
माननीय सदस्य, आप लोगों का तैयारी पूर्व से ही था क्या? तैयारी आप लोगों को पूर्व से ही था। जो विधानसभा को चलने नहीं देना है, इसका तैयारी आप लोग रात से कर लिए थे। थोड़ा सा प्रश्न उत्तर हो जाने दीजिए, उसके बाद समय तो है। माननीय सदस्य, चलिए आप लोग चलिए और एक आध प्रश्न ले लेते हैं। आप लोग भी चलिए। माननीय सदस्य, आप लोग भी चलिए। माननीय सदस्य, आप लोग अपने आसन पर जाएं। माननीय सदस्य, आसन पर जाएं। चलिए आसन पर चलिए। आप लोग भी चलिए। इतना मेहनत करने के बाद रिजल्ट अगर यही होगा तो फिर कार्य मंत्रणा का बैठक, सर्वदलीय बैठक, हाई पावर कमेटी का बैठक, इन तमाम चीज का माने नहीं रह जाता है। कोई माने नहीं रह जाता है। आप लोगों का आना भी माने नहीं रह जाता है और आसन को आप लोगों का बुलाने का भी माने नहीं रह जाता है। चलिए थोड़ा 2-4 सवाल होने दीजिए। चलिए माननीय सदस्य, चलिए। तो आप लोग प्रश्नकाल नहीं चलने दीजिएगा। आप लोगों का जनता का प्रश्न को चलने नहीं दीजिएगा। जनता का संवेदनशील सवालों को चलने नहीं दीजिएगा। उसमें सरकार से उत्तर नहीं मांगिएगा, सरकार से उत्तर नहीं सुनिएगा। जो प्रश्न आपने लिखित रूप पर विधानसभा पटल पर रखे हैं, उसका उत्तर तो सुन लीजिए। उसका उत्तर सुन लेना चाहिए मेरे विचार से। चलिए माननीय सदस्य, चलिए आप लोग भी चलिए। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। लाखों छात्र इस वर्ष ई कल्याण छात्रवृत्ति की लगातार हो रही देरी, पोर्टल की खराब व्यवस्था तथा विभागीय लापरवाही के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी छात्रवृत्ति की राशि न मिलने से छात्र आर्थिक संकट, कर्ज और पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में भारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। अंत में आसन के माध्यम से लोकहित एवं जनहित में ई कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। जीरो आवर पढ़वा रहे हैं जी, लेकिन मेरे पास जो सूचना है, जीरो आवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज तो उस विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं जो झारखंड से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ, किसानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और मामला महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया क्विंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार, किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान यूं ही खुले बाजार में। और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कराइए और सरकार से इस पर जवाब यहाँ जनता को चाहिए। और आप शून्यकाल पढ़वा रहे हैं। पिछले दिनों जब बैठक में मैंने देखा कि उस शून्यकाल का भी जवाब आपके सरकार के पदाधिकारी लोग नहीं देते हैं विधायकों के, और विधायक लोग रात रात भर जागते हैं। इसलिए आज जो महत्वपूर्ण विषय, उस विषय पर चर्चा होना चाहिए और इसलिए मैं खड़ा हुआ था। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि उस विषय पर चर्चा करें। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव।
अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के ढुरकी, डंडई, चिनिया, रमकंडा एवं रंका प्रखंडों में हाथियों के प्रकोप से किसान ग्रामीण काफी भयभीत रहते हैं। ये ग्रामीण जंगली हाथियों के द्वारा गांव में घुसकर घरों को तोड़ने जाने, अनाज और हजारों एकड़ जमीन खेतों में लगाई गई फसलों को प्रतिबद्ध बर्बाद करने जाने से सहित जान माल का खतरा से हमेशा आशंकित रहते हैं। अतः जंगली हाथियों को भगाने का प्रबंध करते हुए किसानों ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति हेतु समुचित मुआवजा राशि का भुगतान करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य चंद्रदेव प्रसाद महतो। चंद्रदेव प्रसाद महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिले के पुटकी क्षेत्र के केंदवाड़ी इलाके में बीसीसीएल के भूमिगत खदान से मान्य सदस्य शून्यकाल पढ़ने दीजिए। बहुत मुश्किल से लोग शून्यकाल डाले हैं, रात में जग जग कर डाले हैं। अच्छा, फायदा हो या नहीं हो अलग विषय है। मान्य सदस्य, आप भी बेल में आ गए तो इसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा का गारंटी दे सकता है क्या? आप भी बेल में आ गए तो क्या फायदा है? बट शून्यकाल पढ़ने दीजिए, बड़ी मुश्किल से लोग आया है। पढ़िए पढ़िए चंद्रदेव, पढ़िए। भूमिगत खदान में गैस रिसाव से 2 महिला की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन लोग बीमार हैं। गैस रिसाव की इस दर्दनाक घटना को लेकर स्थानीय लोगों में डर है। बीसीसीएल जिम्मेवारी और जवाबदेही के बजाय लोगों में भय को और बढ़ाकर बिना आरएनआर पॉलिसी के घर छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मृतक के परिजनों को तत्काल बीसीसीएल प्रबंधन उचित मुआवजा और नौकरी दे तथा वहां के लोगों की सहमति से झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की तर्ज पर धनबाद पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार का गठन कर आरएनआर का लाभ देते हुए लोगों को पुनर्वास कराया जाए। माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर व डुमरी प्रखंड सीमा में बने अपर संघ जलाशय परियोजना का निर्माण हुए लगभग 30 वर्ष बीत गए हैं, परंतु स्थानीय राइट कैनल से किसानों को खेतों तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अपर संघ हो रहा है जलाशय परियोजना आप लोग आसन पर जाएं, शून्यकाल पढ़ने दीजिए। जल्द से जल्द सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाए जिससे अच्छी पैदावार हो सके। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला अंतर्गत मनका प्रखंड में कल्याण विभाग द्वारा बनाई जा रही आश्रम विद्यालय का छात्रावास भवन निर्माण आवंटन के अभाव में अधूरा है, जिसके कारण आश्रम विद्यालय मनका का संचालन लातेहार मुख्यालय में एनजीओ के द्वारा अन्य भवन में किया जा रहा है, जिसके कारण मनका प्रखंड के SC ST एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आश्रम विद्यालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः शून्यकाल के माध्यम से उपरोक्त वर्णित आश्रम विद्यालय का छात्रावास भवन निर्माण कराते हुए विद्यालय के पठन पाठन कार्य शुरू कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री नरेश प्रसाद सिंह। नरेश प्रसाद सिंह। मेरे विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर पलामू जिला में विश्रामपुर प्रखंड के घासीदाग पंचायत की दूरी विश्रामपुर प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर है, जिससे पंचायत वासियों को प्रखंड कार्य हेतु जाने आने में काफी परेशानी होती है, जबकि उक्त पंचायत से पांडु प्रखंड मुख्यालय की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। घासीदाग पंचायत को पांडु प्रखंड में जोड़ देने से वहां के लोगों को काफी सुविधा होगी। अतः मैं घासीदाग पंचायत को विश्रामपुर शून्य काल में आप लोगों का प्रदर्शन समझ रहे, काल ही शून्य है तो प्राप्ति होने की संभावना नहीं है। आप लोग आसन पर जाए। आसन पर। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद प्रखंड अंतर्गत पुटकी अंचल के पटिया गांव में माडा द्वारा 1959 में 65 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 2012 में दायर आरटीआई से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त भूमि का अब तक ना मुआवजा मिला है, ना ही नियोजन दिया गया है।
अभी वर्तमान में पुनः 76 एकड़ भूमि का फर्जी तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त भूमि पर 2014-15 तक ग्रामीण रैयतों के नाम पर ऑफलाइन रसीद निर्गत हुआ है तथा दखल भी अभी ग्रामीण रैयतों का ही है। उक्त भूमि पर अभी वेस्ट प्लांट एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। अभी प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तनाव का माहौल है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए उक्त योजना को अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने हेतु पहल करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य निर्मल कुमार महतो, माननीय सदस्य निर्मल कुमार महतो, माननीय सदस्य रोशनलाल चौधरी, माननीय सदस्य रोशनलाल चौधरी, माननीय सदस्य समीर कुमार महंती, माननीय सदस्य समीर कुमार महंती। अध्यक्ष शून्यकाल लेने दीजिए। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका शून्यकाल पढ़ने दीजिए लोगों को। सशक्तिकरण शून्यकाल पढ़ने सामुदायिक दीजिए। संस्थान के निर्माण के साथ साथ अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने वाले जेएसएलपीएस कर्मियों के हित में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को NMMU-HR पॉलिसी लागू करने का निर्देश जारी किया गया था, परंतु राज्य में अभी तक यह लंबित है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरा मांग है कि जेएसएलपीएस कर्मियों के आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान के दृष्टि में रखते हुए राज्य में जल्द से जल्द NMMU-HR पॉलिसी लागू किया जाए। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी, सुरेश कुमार बैठा जी। जी अध्यक्ष महोदय, राज्य में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा विज्ञापन संख्या 10/2023, 11/2023, 12/2023 की जा रही सीधी भर्ती प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 341, 342 की पूरी तरह अनदेखी की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। अतः मैं सरकार से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को संज्ञान में लेने की मांग सदन से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान, सुरेश पासवान जी। जी अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र देवघर के अंतर्गत देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड ग्राम चिगुरायडी थाना संख्या 748 गरमजरुआ जमीन खाता संख्या 24 दाग नंबर 35 में जिला प्रशासन द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति हेतु स्थल चयन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। सरकार के शून्यकाल को बाधित करना उचित नहीं है। माननीय सदस्य पढ़ी है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त बिंदुओं पर सरकार अविलंब स्वीकृति देते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराई जाए। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी, माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा नगर परिषद के द्वारा शहरी क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार के पास शहर के बीचों बीच कचरा डंपिंग यार्ड बना देने से आसपास के मोहल्लों में तेज दुर्गंध, गंदगी तथा संक्रमण का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। परिषद का यह कृत्य पूर्णतः असंवेदनशील एवं सुरक्षा मानकों के प्रति प्रतिकूल है। अतः डंपिंग यार्ड को शहर से बाहर सुरक्षित स्थान पर स्थानित करने तथा कचरा प्रबंधन की वैज्ञानिक एवं मानक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा क्षेत्र में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तथा बाजार, सरकारी भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि की संख्या में वृद्धि हुई है। अग्निशमन केंद्र की सुविधा नहीं होने के कारण आग लगने की घटनाओं में गंभीर क्षति होती है और खूंटी एवं सिमडेगा में दमकल वाहन आने में काफी समय लगता है, जिससे जनधन की भारी क्षति होती है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अनुमंडल पुलिस केंद्र तोरपा एवं बानो सर्किल में यथाशीघ्र अग्निशमन सेवा उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार जी, संजीव सरदार जी। जी अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बागबड़ा, किताड़ी, घागीडी, करंडी, पुणीहासा, किरवा डंगरी एवं ब्यांगबिल पंचायत जामशेदपुर से टाटा स्टील कंपनी से
लगभग 3 से 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में टाटा ग्रुप में काम करने वाले स्थायी और अस्थायी मजदूर, ठेका मजदूर निवास करते हैं, परंतु टाटा स्टील द्वारा इस क्षेत्र में किसी प्रकार की स्थायी रूप में नागरिक सुविधा, पेयजल, सफाई, बिजली नहीं दे जाती है। तो मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, टाटा स्टील द्वारा पोटका विधानसभा के बागवाड़ा, किताड़ी, घागीडी, करंडी, पुणीहासा, केरवाडुंगरी एवं ब्यांगबिल के 20 पंचायत के लगभग 1 लाख लोगों को के लिए टाटा स्टील से CSR से स्थायी रूप से नागरिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2024 की दौड़ के दौरान महोदय कुल 12 से 15 अभ्यर्थियों की मौतें हुई है महोदय, जिसमें से 2 अभ्यर्थी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नामको प्रखंड के ग्राम बिरमात से आरती क्रिकेटा एवं ग्राम रामपुर से विकास टोपो की भी मौत हुई है महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को रख रहा है माननीय सदस्य, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को रख रहा है। सरकार ने मृतक परिजनों को मुआवजा एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी महोदय, जबकि आज तक मृतक परिवार के एक भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है महोदय। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2024 की दौड़ में मृतक अभ्यर्थियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिला में जिला मैदान सिद्धू कानू इंडोर स्टेडियम का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल रामगढ़ से कराया जा रहा था। यह स्टेडियम 80% बन करके तैयार है। उक्त स्टेडियम का कार्य वर्तमान समय में बंद पड़ा है। स्टेडियम का निर्माण होने से क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करती हूं कि इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा जिला मैदान जो सिद्धू कानू के मैदान से जाना जाता है, इस परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद सिद्धू कानू जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। सिल्ली विधानसभा अंतर्गत सिल्ली, सोनाहतू, राहे, अनगढ़ा की 48 पंचायत के रांची सिल्ली, सिल्ली टीकर एवं निर्माणाधीन बनता बुंडू मूरीगोला रोड को छोड़कर गांव से मुख्य पथ को जोड़ने वाली 100% सड़कें आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मोटरसाइकिल एवं गाड़ियां ही नहीं, लोगों का चलना भी मुश्किल है। दुखद बात है कि आज के समय में सिल्ली विधानसभा के गांव में एम्बुलेंस गाड़ियां भी जाने से कतराती है। सदन से अति विनम्रता पूर्वक कहना है कि जनहित में सिल्ली विधानसभा अंतर्गत सभी गांवों के सड़कों का निर्माण अति शीघ्र कराया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री कुमार उज्जवल। पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का उल्लंघन मान्य सदस्य बैठे अवैध तरीकों से अपने आसन में बैठे रजिस्ट्री पट्टा द्वारा अवैध हस्तांतरण किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखंड अंतर्गत लुम्बई पंचायत के तिलेजरा, लमडेगा पंचायत के भिदबुना एवं बांसजोर प्रखंड अंतर्गत कुंभकेरा पंचायत के बोंगेरा भंवरचबा में हो रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसे गंभीरता से लेते हुए अविलंब उचित कदम उठाने की कृपा की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। माननीय सदस्य दशरथ गोगराई जी। अध्यक्ष महोदय, खरसवां जलापूर्ति योजना को विगत 5 वर्षों में भी पूर्ण नहीं किया जा सका है। 8 करोड़ की लागत से बनने वाली इस योजना के प्रति विभागीय उदासीनता से लगभग 7,000 आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था देने में कठिनाइयां हो रही है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग रखता हूं कि
खरसवां जलापूर्ति योजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य पहली बार माननीय सदस्य सदन में अपना शून्यकाल पढ़ेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि उनको शून्यकाल पढ़ने के क्रम में बाधित न करें। माननीय सदस्य सोमेश चंद्र सोरेन जी माननीय सदस्य नए सदस्य हैं और पहली बार सदन में शून्यकाल पढ़ रहा है। आप लोग सहयोग करें उन्हें। पढ़िए। महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला अनुमंडल फुलडुंगरी की चौक से घाटी झरना बंगाल सीमा तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि उक्त सड़क अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करने का किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य नगेंद्र महतो जी, माननीय सदस्य नगेंद्र महतो जी, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी, आप ध्यानाकर्षण की सूचना माननीय सदस्य आसन पर जाएं। अध्यक्ष माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, मैं ध्यानाकर्षण पर बाद में कहूंगा। मेरी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना है अध्यक्ष महोदय, और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपके ध्यान में भी होगा। आप संथाल अब ध्यानाकर्षण है। अब कुछ नहीं, थोड़ा देर तक बैठिए। हरडीहा जो दुमका जिला में अवस्थित है अध्यक्ष महोदय, वहाँ CSR फंड, कोल इंडिया के CSR फंड से 100 बेड का अस्पताल 100 करोड़ का 4 वर्ष पूर्व बना। हमने कई बार सरकार से मिलकर भी प्रश्न के माध्यम से भी आग्रह किया कुछ अस्पताल को चालू किया जाए, लेकिन अब तक वो चालू नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कल एक ऐसी घटना घटी कि लगभग 25 करोड़ की चोरी, एक्सरे मशीन तक चोरी हो गई अध्यक्ष महोदय। जितने जांच की लेबोरेटरी थी पूरी चोरी हो गई है। और मेरा मानना है कि इस प्रकार की चोरी वहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारियों के मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। सरकार इसे संज्ञान में ले और सरकार को चाहिए कि ऐसी चोरी करने वालों को दंडित करे, ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करे। और आपसे आसन से आग्रह होगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय, सरकार इसे संज्ञान में लेने के लिए आसन से निर्देश हो, ये मेरा आग्रह होगा। इस विषय को अपना संज्ञान में ले लीजिए संसदीय कार्य मंत्री। आप ध्यानाकर्षण में क्या पूछना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह खून से संबंधित है और थैलीसीमिया जैसे बीमारी से है अध्यक्ष महोदय। हमें नहीं लगता कि इस हो हल्ला में इतनी गंभीर बीमारी की चर्चा हम कर पाएंगे, क्योंकि लोग हजारों बच्चे पीड़ित हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमें लगता है कि जब यह विधानसभा सुचारू रूप से चले तब हमें इसका अवसर दे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा अध्यक्ष महोदय। मंत्री का उत्तर नहीं सुन लीजिएगा? उत्तर तो लिखित आया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन काफी इसमें डिस्कस होगा। हमें लगता है कि बेहद इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप अवसर दे, आप दूसरे समय मौका दे, ये मेरा आसन से आग्रह होगा। माननीय सदस्य इसको स्थगित करते हैं। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो, इसको स्थगित कर देते हैं दूसरे दिन। आज ठीक बात। मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार को उत्तर प्राप्त है, लेकिन महोदय मेरा पूरक होगा इसमें कि राज्य में जितने भी संविदा हो रहा उसमें महोदय 10% से अधिक 30, 32, 35% का संविदा में हो जाने की वजह से काम का गुणवत्ता में काफी प्रभाव पड़ता है महोदय, योजना पूर्ण नहीं होता है। ऐसा कई उदाहरण है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री से आग्रह होगा कि इस पर विशेष ध्यान देकर इस गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी,
मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जवाब दीजिएगा। जी 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 माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी और श्री सरयू राय जी का ध्यानाकर्षण प्राप्त हुआ है। मान्यवर, राज्य में राजहित में यह व्यवस्था लागू की गई और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जैसा माननीय सदस्य का प्रतिवेदन है कि इससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लोग लेते हैं मान्यवर, और इससे गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो रही है, सारा काम का सुचारू चल रहा है। इसके बाद भी माननीय अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उनका उत्तर देंगे। माननीय सदस्य, हो गया 1-2 मिनट तक तो हो गया महोदय। अब बैठिए, अब 2 मिनट है सरकारी काम महोदय, थोड़ा देर तक माननीय सदस्य बैठ जाइए। महोदय, चलिए बोलिए, पूछिए महोदय, पूछिए। ऐसा कई उदाहरण है महोदय जो निविदा में भाग लेने के बाद भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, ऐसा कई है महोदय। इसीलिए हमारा कहना था महोदय प्रश्न के माध्यम से कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और पूर्व के भांति 10% ही इसका किया जाए महोदय। और माननीय सदस्य का यही कहना है कि पूर्व में निर्धारित जो कानून नियम था 10%, उसी में स्थिर रहिए, उसी पर अब जवाब दीजिए। बोलिए। की चिंता जायज है। ऐसे कुछ उदाहरण या विषय आए हैं सरकार के समक्ष भी कि जहां कुछ कामों की प्रगति प्रभावित हुई है, लेकिन सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक उड़ीसा जो 15% का लिमिट मेंटेन करता है, उसको छोड़ाकर पूरे देश में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है। और मैंने दोहराकर इस बात को कहा है कि हम लोग इस नियम के साथ एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेते हैं और वैसे कुछ एक मामले हो सकते हैं, वैसे मामलों के ऊपर विभाग संज्ञान लेगा और उसको यथाशीघ्र पूरा कराने की कोशिश करेगा। ठीक है मंत्री बाबू। और सर एक छोटा सा वक्तव्य था, ये हमारे माननीय सदस्य लोग जिस बात के लिए बहुत जोर से खड़े हैं, सर जिस बीसी के स्कॉलरशिप की बात करते हुए ये मेज पटक रहे हैं, सदन के कार्यकलाप को बाधित कर रहे हैं, अगर उनके आंकड़े, मैं पूरी जवाबदेही के साथ इस सदन में आपके माध्यम से उनको एक चुनौती देता हूं कि मैं जिन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर ये आंकड़े गलत हैं तो उसका प्रमाण ये रख दें। मान्यवर, 2000 बीसी पोस्ट मैट्रिक में 2023-24 में डिमांड हमारी थी 271.37 करोड़ की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 77.31 करोड़ रुपया मात्र हमको दिया गया। 2024-25 में मान्यवर 253.21 करोड़ की डिमांड थी और हमको मिला 33.57 करोड़। मान्यवर 2025-26 में हमारी डिमांड 370.87 करोड़ की थी और हमको एक पैसा भी नहीं मिला। और बीसी प्री मैट्रिक की बात अगर हम करते हैं मान्यवर, हमारी डिमांड थी 23-24 में 67.88 करोड़ की, हमको मिला 7.35 करोड़। 24-25 में 66.14 करोड़ की डिमांड थी, 12.61 करोड़ मिला। 2020-25 में 45.91 करोड़ की डिमांड थी स्टेट की, हमको मिला 3.95 करोड़। तो जो आज घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं, अगर इनमें दम है और राज्य की ओबीसी जनता के प्रति ये हितकारी हैं, तो क्या ये साथ चल के भारत सरकार से पूछने का साहस रखते हैं कि राज्य के ओबीसी छात्रों के हितों को मारने वाली भारत सरकार के खिलाफ बोलने की अगर इनको क्षमता है तो साथ चले, हम लोग जाने को तैयार है और दस्तावेज लेकर जाने को तैयार है। मान्यवर सरजू बाबू हस्ताक्षरी हैं, उनको पूछने दीजिए। ठीक।
थोड़ा सा समाधान हो रहा है। प्रकाश जी बैठिए ना, थोड़ा सा बैठिए ना, थोड़ा सा बैठिए, हो गया तो थोड़ा सा बैठिए। महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण से गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। अगर मंत्री जी बता दें कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है और कैसे गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने का क्या आधार है। तो मान्यवर, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसलिए ली गई कि यदि निर्धारित सीमा से कम वो जा रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस उचित होगा अथवा नहीं होगा, इसके लिए उनकी एक सिक्योरिटी राशि और लेकर रखी जाती है। और हम ये समझते हैं कि किसी भी निविदा के निष्पादन में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब अग्रधन की राशि रखी जाती है तो ये यही सुनिश्चित करने के लिए होती है कि वह कॉन्ट्रैक्टर उस निविदा की शर्तों का अनुपालन करेगा, और यदि वह अनुपालन नहीं करेगा तो वैसी स्थिति में सुरक्षित राशि या अग्रधन को हम लोग जब्त करते हैं। यही आधार बनता है मान्यवर। और कुछ पूछिएगा महोदय? और कुछ पूछिएगा? जी पूछ रहा हूँ महोदय, जो ठेकेदार है उसका अग्रधन या सिक्योरिटी आप जब्त कर लेंगे, इससे गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी? हम लोग तो गुणवत्ता की बात करते हैं, और इसमें उत्तर में कहा गया है कि कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है कि गुणवत्ता प्रभावित होती है। मैं तो दर्जनों योजनाओं के बारे में जनसेतु में मैंने कहा है, ठेकेदार काम करता है, एक चौथाई छोड़ देता है, ऊपर से गुणवत्ता उसकी इतनी खराब रहती है कि साल भर भी काम नहीं चलता है। तो ये विभाग इस तरह का उत्तर देगा, इसका मतलब कि विभाग का या विभाग के जो अधिकारी हैं, देख रेख करने वाले हैं, उनकी कोई मिली भगत है ऐसे ठेकेदारों से। अच्छा, आपका शंका को समाधान करने के लिए फिर से माननीय मंत्री जी से पूछते हैं। माननीय मंत्री जी। सर, इसमें मेरा यही कहना है मान्यवर कि कतिपय जगह पर माननीय सदस्य की सूचना सही हो सकती है, विभाग के पास नहीं है। माननीय सदस्य जो सूचनाएं प्रेषित करेंगे हम लोग उन विषयों को दिखवा लेंगे और उसमें यथायोग्य कार्रवाई करेंगे। महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड में पहले प्रावधान था, 2022 में सुधार किया गया। अगर 10% की सीमा रेखा रख दी जाएगी तो इससे राज्य सरकार को क्या नुकसान होगा? राज्य सरकार के अधिकारी एक एस्टिमेट बनाते हैं, माना जाता है कि वो एस्टिमेट माकूल है, उसके थोड़ा 19-20 काम खर्च में काम होगा, मगर कोई 50% उसके नीचे चला जाए तो हमारा एस्टिमेट बनाना ही हास्यास्पद है। इसका मतलब कि हमारे अधिकारी जो एस्टिमेट बना रहे हैं, प्राकलन तैयार कर रहे हैं, वही ज़्यादा बढ़ा कर दे रहे हैं, प्राकलन तैयार कर रहे हैं। एक इसमें भी बात आ रही है कि योजनाओं का प्राकलन तैयार करने में अधिक ऊंची दर का प्राकलन तैयार होता है, जिसके कारण से बहुत नीचे जाकर लोग उसका ठेका लेते हैं और काम कराते हैं। ठीक, मथुरा सर, एक मिनट, मथुरा सर का सुन के एक बार जवाब दे दीजिए। महोदय, मेरा इतना कहना है महोदय, अगर उतना ही संवेदक यदि 30, 32, 35, 40 चला जाता है तो ये योजना के कम से कम ये होना चाहिए टेंडर के कितना दिन में वो काम शुरू करेगा। 6-6 महीना काम लेके शुरू नहीं करता है, तो कम से कम जो संवेदक लेता है काम को, उसका तिथि निर्धारण हो कि इतना दिन के अंदर नहीं करेगा तो योजना उनको नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए मोदी सरकार। बोलिए। माननीय सदस्य सरयू राय जी की जो चिंता आई, मैं पुनः दोहरा कर इनसे यह कहना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश नो बिलो लिमिट, अरुणाचल प्रदेश नो बिलो लिमिट, असम नो बिलो लिमिट, सिर्फ एक उड़ीसा में स्ट्रिक्ट लिमिट है 15% का मान्यवर, और पूरे देश में कहीं लागू नहीं है। रह गया सवाल शर्तों के आधार पर, निविदा में दी गई शर्तों के आधार पर यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के बहुत सारे प्रावधान हैं। और मैं माननीय सदस्य मथुरा महतो जी की इस बात से भी निश्चिंत उनको यह कराना चाहूंगा कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर निविदा लेने के बाद काम नहीं शुरू कर रहा है तो हमारे पास बहुत प्रावधान है, जिसके आधार पर हम उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं, डिबार करते हैं और उसकी फर्म को आने वाले समय में निविदा लेने से दूर वंचित करते हैं। तो मान्यवर, कहने का मतलब है कि दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान है, और यदि यह
फैसला पूरे देश में उड़ीसा को छोड़कर लागू है। उड़ीसा भी 15% पर लिमिट है, तो मुझको लगता है कि इसको बदलने की बहुत आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। प्रदीप प्रसाद महोदय हो गया हो गया। नहीं, अब एक मिनट बोलिए। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं महोदय कि ऐसा 4 ऐसा पथ है जो 1 साल से ऊपर टेंडर होकर रखा हुआ है, अभी तक निविदा खोलवे नहीं किया महोदय। उसका सूचना आप दे दीजिए माननीय मंत्री जी को, तो उस पर लिखित सूचना आप दे दीजिए उनको। ठीक ठीक। और उसका समय हाँ, लिखित सूचना दे दीजिए। माननीय प्रदीप प्रसाद। अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और इससे हम संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय। पूरा पूछिए, पूरा क्योंकि 10 करोड़ का गमन का मामला है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये महत्वाकांक्षी योजना डूबनी बराज का, क्योंकि हमारे यहाँ 2014 में इसका आधारशिला केंद्रीय मंत्री ने किया था। इसके बावजूद जो है 10 करोड़ का मुआवजा और राशि किसानों का आया था जमीन के वजह, और अभी तक मुआवजा की राशि गमन हुई है। मुआवजा की राशि गमन होने के उपरांत जो गमन किया है उस गिरफ्तार भी हुआ है। लेकिन इतना महत्वाकांक्षी योजना ये डीपीआर की पुनरीक्षण कब होगा अध्यक्ष महोदय? ये मैं विभाग के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जी, इस योजना के बदले हमारी सरकार और यूपी सरकार मिल करके उत्तर प्रदेश में कनहर सिंचाई परियोजना निर्माण किया जा रहेगा, जिसमें भवनाथपुर प्रखंड का 4 गांव डूब क्षेत्र में आएगा, जो करीब 800 एकड़ भूमि उसमें डूब क्षेत्र में जाएगा। उसके बदले में हमको 17,300 एकड़ भूमि सिंचन हेतु 220 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त होगा, और वही क्षेत्र जो क्षेत्र से डोमनी नाला बराज निर्माण होना था, जहां बनना था, वही क्षेत्र में ये कनहर सिंचाई परियोजना से पानी हम लोग देंगे। और कुछ पूछना है अध्यक्ष महोदय? ये हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है कि जो 10 करोड़ का मुआवजा जो किसानों को मिलना था वो गमन हुआ, और इसके पहले 2014 में डोमनी बराज योजना चालू भी हुआ था, टेंडर भी हो गया था अध्यक्ष महोदय। इसके बाद जो है किसानों को मुआवजा मिलना था, और 2014 के बाद वो बंद हो गया। मेरा माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है कि ये महत्वाकांक्षी योजना है, 60,000 किसान इससे प्रभावित हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि मुआवजा का भुगतान कब कराएंगे, डीपीआर का पुनरीक्षण करके, और डोमनी बराज चूंकि 60,000 किसानों का मामला है और 10 करोड़ गमन हुआ है, उसके वजह में आप कब चालू करवाएंगे मुआवजा? यही मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले जो इसका एस्टिमेट बना था वो ओपन नाला का था। अब जो एस्टिमेट बन रहा है यूजीपीएल से, अंडरग्राउंड पाइपलाइन से, उसको काम हम लोग को कराना है। इसलिए एस्टिमेट हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें इसमें क्या होगा कि बहुत कम हमको भूअर्जन से जमीन लेना पड़ेगा। और रही बात पैसे का, जो फ्रॉड हुआ है साइबर के द्वारा, इस पैसे को करीब उस 12.5 करोड़ रुपया का निकासी हो गया था, जिसमें विभाग द्वारा सारा कार्रवाई हुआ, जो माननीय विधायक जी बोले भी, और आगे जो भी जमीन हम लोग लेंगे। माननीय सदस्य,
तो माननीय उसको हम लोग सदस्य उसका भुगतान किया जाए। बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि निविदा पूर्व में आवंटित जो संवेदक का किया गया था वो तो काम बंद हो गया। मेरा यही आग्रह है कि भुगतान राशि जो है डोमनी बराज, ये लाइफ लाइन है उस इलाके का 60,000 किसानों का, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसका अविलंब जो है, ये योजना तो कन्हर का चलता रहेगा, लेकिन डोमनी बराज की योजना जो सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जो बंद हो गया, उसको कब चालू कराएंगे और भुगतान जो गमन हुआ है वो उसको कब भुगतान कराएंगे, ये माननीय मंत्री जी से यही आग्रह मेरा। दो टूक बता दीजिए भुगतान का। विधायक जी, पहले ही हम बोल दिए कि जो डोमनी बराज योजना था उसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग का समझौता हुआ है। वही क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम लोग डोमनी बराज से, नाला बराज से पानी देते वही हम कन्हर बराज से अब पानी देंगे। और जहाँ हम 6,000 देते वहाँ अपनी इस बार हम 17,300 एकड़ को सिंचित करेंगे। ठीक। अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है, बट संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 5 दिसंबर 2025 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर सभा की सहमति हो। प्रश्न यह है कि दिनांक 5 सितंबर 2025 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर सभा की सहमति हो। समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया है। मंगलवार दिनांक 9 दिसंबर 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद विवाद 3 घंटे का हो। शेष कार्य यथावत रहेंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। समिति की सिफारिश पर सभा की सहमति हुई। प्रभारी मंत्री वित्त। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 9 दिसंबर 2025 11